जाता है और उसके बाद उसके यहाँ बुलडोजर चला दिया जाता है। ये सारा माहौल सबने देखा है। लेकिन इसके साथ साथ में ऐसी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में सत्ता में है जिसने कि ये कहा था कि हम धर्म के नाम पे बहुत अच्छा एक माहौल बना करके एक सरकार बनाने का काम करें। लोगों से तरह तरह के वादे किए थे और वादे करके कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, टीचरों को, वित्तविहीन टीचर हैं और टीचर हैं उनको हम नौकरी देने का काम करेंगे, मजदूरों को हम उनके रोजगार देने का काम करेंगे, अच्छी सी सहूलियत देंगे दवा के लिए और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे। लेकिन क्या किया इन्होंने? इनकी सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या फर्क नजर आता है आपको? और हम लोग तो इसीलिए कहते हैं कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इन्होंने पहले सरकार भी मिलकर बनाई 2003 में। जब इन्होंने सरकार बनाई थी समाजवादी पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इनके सहयोग से उन्होंने सरकार बनाने का काम किया था। ये अंदर से अभी भी मिले हैं, पहले भी मिले रहते हैं और इसीलिए एक दूसरे के एक सिक्के के 2 पहलू हैं और एक साथ रहते हैं। और ये हम लोगों को इनका मालूम रहना चाहिए कि ये एक अगर ए टीम है तो दूसरी उसकी बी टीम है, ये बिल्कुल साफ है। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो आप जानते हैं किस तरह का माहौल था। समाजवादी पार्टी की सरकार जब आती है उसके आते ही मालूम पड़ जाता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, क्योंकि गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, दंगे, फसाद, लूटमार, बलात्कार, ये सारी चीजों की एक तरफ से सुनने को मिलता है। और इसी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लोग लेकर के आए थे। सोचा था कि शायद यहाँ पे सब चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उससे बढ़ करके एक कदम आगे निकल गए। जितना वो थे उनसे 2 कदम आगे ये बढ़ गए। आज आप देख रहे हैं महिलाओं की क्या सुरक्षा। हर 2 घंटे में जो इनकी सरकारी रिपोर्ट है, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भी हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आज बलात्कार एक महिला के साथ में हो रहा है, दुराचार हो रहा है। ऐसी स्थिति, ऐसा इन्होंने सुरक्षा देने का वादा किया था महिलाओं को जब वोट मांगा था। किसानों को देख लीजिए, किसानों की आमदनी 2 गुनी करने की बात कही थी, 2 गुनी तो नहीं करी, इन्होंने शून्य करने का काम किया और शून्य करके उनको सड़कों में छोड़ दिया। बहन मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने आते ही 2007 और 12 के बीच में 125 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए गन्ना का मूल्य देने का काम किया था, 2 गुना करने का काम किया था। इन्होंने तो 2 गुना वादा किया, लेकिन 5 रुपए बढ़ाने का काम किया। 5 रुपए गन्ने का दाम हर साल बढ़ाने का काम इन्होंने आखिर में वो भी किया जब सरकार जाने का नाम आया। वोट के लिए किया। किसानों की जमीन जो उनकी असली चीज होती है, उसको भी इनके नजर उस पर भी पड़ गई। इन्होंने सोचा कि इसको भी जब्त कर लिया जाए और अपने चुनिंदा जो इनके उद्योगपति हैं 2-4 पूरे हिंदुस्तान में, उनको इसको भी देने का काम कर लें। उनसे लाखों करोड़ रुपया ये चंदा लेते हैं चुनाव होने के लिए। उन्होंने कहा हमको जमीन चाहिए, इन्होंने कहा ठीक है। 3 काले कानून बना दिए इन्होंने। ऐसे 3 काले कानून बनाए जिसमें कि किसान की जमीन ता जिंदगी उनके ठेकेदार और उद्योगपतियों के पास चली जाए, उसके पास वापस आने वाली नहीं। किसान इस बात को समझ गया, समझा तो उसने आंदोलन किया, पूरे देश में आंदोलन किया। बहुजन समाज पार्टी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी उनके साथ इस आंदोलन में शरीक थे। हम लोग कहते रहे, किसान कहते रहे, पार्लियामेंट में भी कहते रहे कि ये कानून खराब है, इनको वापस कीजिए, वापस कीजिए, पर इन्होंने कोई वापस लेने का नाम नहीं लिया। 14 महीने जब हो गए, 700 से ज्यादा किसानों की बलि चढ़ गई, शहादत हो गई उनकी। इन काले कानूनों को वापस लेने के उद्देश्य से जो आंदोलन कर रहे थे, उनके 700 से ज्यादा लोगों की जान गई, पर इनके ऊपर कोई असर नहीं। अब कब वापस लिया है? वापस लेने का काम तब किया है कि जब चुनाव आ गए। इनको ये मालूम है कि चुनाव में इनका क्या हाल होने वाला है। इनके एमएलए जो है अपने घरों में नहीं घुस पा रहे हैं, पीछे के दरवाजे से अपने घर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अपने घर में जब जाना होता है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं इनका कि ये कब आए और कब हम इनसे सवाल जवाब करें, तो इसलिए अपने घर में भी नहीं जा रहे हैं। पर
इन्होंने काले कानून तो 3 वापस लिए, साथ ही साथ में ये भी खुलासा कर दिया इनके एक गवर्नर साहब ने भी और 2-3 मंत्रियों ने भी कि ये कानून तो बहुत अच्छे हैं और हम लोग तो अभी वापस ले रहे हैं। तो ये थोड़े समय के लिए कानून वापस लिए जा रहे हैं, जैसे ही चुनाव खत्म होगा इन कानूनों को दोबारा लाने का काम करेंगे। इनकी मंशा बिल्कुल साफ होगी। इनमें इन्होंने 700 लोग जो जिन्होंने शहादत दी उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला, ये भी नहीं कहा कि हम इनके लिए मातम मनाते हैं या हम इनके लिए अफसोस मनाते हैं। इन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि हम इनके लिए कोई मुआवजा देने का काम करेंगे या इनको कुछ नौकरी देने का इनके परिवार के लोग करेंगे, कुछ नहीं किया। जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे किसानों के ऊपर, इस आंदोलन के दौरान में किसानों के ऊपर मुकदमे ला दिए गए, 700 से ज्यादा मुकदमे भी ला दिए गए इनके ऊपर, लेकिन उन मुकदमों को भी वापस लेने की बात नहीं कर रहे। न्यूनतम पैसा किसान मांग रहा है कि कानून में लिख दो कि हमको इतना पैसा मिलेगा, तो वो भी लिखने को तैयार नहीं है क्योंकि नीयत साफ नहीं है। बेरोजगारी आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो बेरोजगारी है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ उससे ज्यादा बेरोजगारी आज के रोज है। और इसलिए बेरोजगारी है क्योंकि इन्होंने सारे उपक्रम जो सरकारी थे, जहां पर जिन उपक्रमों में जहां पर नौकरी मिलती थी, सरकारी नौकरी मिलती थी, उसको इन्होंने बेचने का काम किया और इन चुनिंदा अपने उद्योगपतियों को बेच दिया, प्राइवेट हाथों में बेच दिया। कुछ भी इनका जो है, चाहे वो रेल हो, तेल हो, हवाई जहाज हो, कुछ भी हो, बैंक हो, हर चीज को इन्होंने बेचने का काम किया। और उसका नतीजा क्या निकला कि आज जहां पर लोगों को नौकरी मिलती थी वहां नौकरी मिलना बंद हो गई। और नौकरी उनके पास अब कहां से आए, जब नौकरी देने वाली जगहों ही को आपने बेच दिया, बिजली घर भी बेच दिया, हर चीज आपने इनके हाथ में दे दी। आज बेरोजगार जब इनके सामने गया और उन्होंने कहा, इनको घेरने का काम किया, आंदोलन किया, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो उनके ऊपर लाठियां चलाई, डंडे चलाए, उनको लहूलुहान करने का काम किया। ये इन्होंने बेरोजगारों के साथ, उन्होंने कहा आपने हमसे वादा किया था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो कहां है? तो कहते हैं कि वो मेरे पास नहीं है, आप जाइए पकौड़े बेचिए। तो इस तरह की बात ये जो है भारतीय जनता पार्टी वाले धोखे देने का काम करते हैं। इन्होंने कोरोना के दौरान आपने देखा किस तरीके से लोग सड़कों में चलते चलते बच्चे को हाथ में लिए, गोदी में लिए, पैदल नंगे पैर कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर लोगों मजबूर होकर चलना पड़ा। और लेकिन उनके लिए ना दवा का इंतजाम, ना उनके रहने का इंतजाम, ना बस का इंतजाम, ना उनको खाने का इंतजाम, ना डॉक्टर का इंतजाम, ना ऑक्सीजन का इंतजाम। और उसका नतीजा क्या हुआ? लोगों ने दम तोड़ दिए। 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में लोगों ने दम तोड़ दिए, मर गए लोग दवाई के बगैर। मरने के बाद भी इनको वहां लकड़ी नहीं मिली जलाने के लिए, जगह नहीं मिली दफनाने के लिए। और उसका नतीजा क्या हुआ? आप लोगों ने भी देखा किस तरीके से लखनऊ में भी फोटो आई थी कि एक के बाद एक लाइन से वहां जलाए जा रहे थे। और आपने इलाहाबाद का भी मंजर देखा कि जब लाशें जो थी इन्होंने बहा दिया, पानी में बहा दिया, नदी में बहा दिया, गंगा जी में बहा दिया, और यह गंगा किनारे उन्होंने छोड़ दिया जानवरों के नोचने के लिए। किस तरह का मंजर था वो देख रहे थे हम लोग की। इनकी संवेदनशीलता जो है वो किस हद तक नीचे गिर गई है, वो हम लोगों को देखने का मिला। और पैसे, लाखों करोड़ रुपया का बजट है इनके पास, कहां जा रहा है वो बजट, कहां लगा रहे हो पैसा? वो पैसा ही करते हैं तो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपना ये जो अखबारों में निकालते हैं इश्तिहार, उन अखबारों में दिखाते हैं ये कि किस तरीके से हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें 300 करोड़ रुपया रोजाना खर्च करते हैं, अगर महीने का खर्च करते हैं। अगर यही रुपया ये लगा देते स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो आज जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां, और जो अखबारों में दिखा कि उनको खाना, जो मुफ्त खाने की योजना बताई थी, उसके तहत में किस तरह से सड़ा खाना खिलाने का काम किया गया, ये चीज न देखनी पड़ती। याद करिए बहन मायावती जी का शासनकाल, 29,000, 29,500 गांव उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर गांव उनको सीसी रोड, पक्का रोड करके समग्र विकास करने किया। 23 नए जिले बनाए, उन जिलों का समग्र विकास करने का काम किया। उन्होंने 29,000 प्राइमरी स्कूल बनाए, 5,000 जूनियर हाई स्कूल बनाए, लड़कियों के लिए 2,000 स्कूल बनाए अलग से जो खाली लड़कियों के लिए बने। उन्होंने कितनी योजनाएं ली, आधा दर्जन यूनिवर्सिटी, आधा दर्जन मेडिकल कॉलेज,
बिजली की व्यवस्था जो 6,500 मेगावाट बनती थी उसको 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम किया। पूरे प्रदेश का विकास करने का काम किया और कानून द्वारा कानून का राज चलाने का काम किया। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब लोग मिलजुल करके रहते थे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा बहन मायावती जी ने दिया और हमारी पार्टी का जो नारा है उसको उन्होंने अमली जामा पहनाने का भी काम अपनी सरकार में किया और हर व्यक्ति खुश था। किसी को कोई परेशानी नहीं थी, किसी धर्म के व्यक्ति को परेशानी नहीं, किसी जात के व्यक्ति को परेशानी नहीं, सबको बढ़ावा देने का काम किया। चाहे वो अल्पसंख्यक के लोग हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे वो किसी और भी समाज के लोग हों, उनको सबको एक साथ लेकर के चलने का काम बहन मायावती जी ने किया और उनका विकास करने का काम किया। कानून द्वारा कानून का राज चलाने का काम किया। बहन मायावती जी की जब सरकार थी, अगर कोई महिला या कोई लड़की उसको रात के 12 बजे भी घर से निकलने की जरूरत पड़ जाती थी, वो हिचकिचाती नहीं थी, वो घर से निकल जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि हमारी तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी है, उसको मालूम था। उन्होंने जब अपनी पार्टी के ही लोगों ने जिन्होंने कानून अपने हाथ में लेने का काम किया उनको नहीं बख्शा तो औरों को क्या बख्शती। पूरा देश ने देखा था किस तरह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी के उन्होंने अपने हाथों में कानून लेने का काम किया था और उन्होंने बुलडोजर चला दिए थे गरीबों की झोपड़ियों के बीच में। तो उन्होंने उनको बुलवाया लखनऊ में और बुलवा करके अपने घर से वहां से हथकड़ी लगवा करके और उनको जेल भेजने का काम किया था और पूरे 5 साल तक जेल में रखने का काम किया था बहन मायावती जी। उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि कौन अपना है कौन पराया है। कानून के मामले में कोई भी हो, बड़े से बड़ा भी हो, कानून के मामले में उन्होंने कानून का राज चलाने के लिए किसी को भी नहीं बख्शा। लेकिन आज हम लोग घर से निकलते हैं, आप लोग घर से निकलते हैं, हमारी महिलाएं बेटियां निकलती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं। बहन मायावती जी ने कितने योजनाएं बनाई महिलाओं के लिए, कितनी योजनाएं। बच्ची पैदा हो गरीब के घर में, उसी दिन जैसे ही सूचना मिलेगी किसी भी जात किसी भी धर्म के हो, उन्होंने आदेश दिया था कि जिला अधिकारी के यहाँ से एक आदमी जाएगा और चेक लेकर के जाएगा और उस बच्ची के नाम पे एक बैंक ड्राफ्ट बनेगा जिससे कि जब वो 18 साल की हो तो उसके खाते में 1 लाख रुपया जमा हो। उसकी पढ़ाई मुफ्त होगी, उसको साइकिल दी जाएगी बड़ी होने पे और उसकी ग्रेजुएशन तक उसकी पढ़ाई मुफ्त करी जाएगी, उसको रहने की जगह भी दी जाएगी। उन्होंने विधवाओं के लिए पेंशन जो थी नाम मात्र की 50 रुपए थी, उसको उन्होंने बढ़ा करके सम्मानजनक पहुंचाने का काम। उन्होंने हर महिला के लिए, हर महिला को, जो महिला मुखिया थी पूरे प्रदेश में, जो गरीब परिवारों से जुड़ी हुई महिला परिवार थी, उसमें उन्होंने 500 रुपए हर महिला को मुखिया के हाथ में दिलवाने का काम किया था। 35 लाख महिलाओं को उसका फायदा मिला था जब उन्होंने पूरे परिवार को मिला था। बहन मायावती जी ने एक दो नहीं, उन्होंने जितने भी विकास के काम आज अब उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वो अगर किए हैं तो वो बहन मायावती जी की सरकार में हुए हैं। आज अगर कोई शासन चलाना जानता है तो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में सबको मालूम है कि वो सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती जी हैं जिनको ये तरीका मालूम है। इसीलिए भाइयों बहनों, आपसे हमारा ये अनुरोध है कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखिए। इस दहशत के माहौल से हटना चाहते हैं तो आपके हाथ में अब ताकत आ गई है। अभी तक उनके हाथ में ताकत थी, जिस तरह से ताकत थी आपने देखा। खुशी दुबे, एक ब्राह्मण समाज की लड़की, एक दिन पहले शादी हुई थी, उसको उन्होंने जेल में बंद कर दिया। क्या वो आतंकवादी थी? एक दिन पहले तो शादी होके पहुंची थी और उसको अभी भी जेल में बंद कर रखा है। किस तरह से एक दलित समाज की लड़की, उसके साथ में दुराचार होता है, उसकी वो मर जाती है और उसके बाद हाथरस में किस तरह से उसको उनके घर वालों को नहीं दिया, वो जला भी नहीं सके उसको। रात के 2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल करके और पुलिस वालों से जलवाने का काम किया। किस तरीके से गोरखपुर में होटल के अंदर एक व्यापारी परिवार का व्यक्ति रह रहा था, वहां घुस करके होटल के अंदर उसको मार दिया जाता है पुलिस वालों द्वारा और उसके बाद वीडियो आता है कि वहां के एसपी और डीआईजी बैठ करके उसकी विधवा को धमकी दे रहे हैं कि अपना केस मत लगाओ, केस वापस ले लो वरना जिंदगी भर परेशान रहोगी। किस तरह से लखनऊ में सरेआम शहर के अंदर गाड़ी रोक करके तिवारी के रोका और उसके सीने में पुलिस वाले ने गोली मार दी, उसकी वहीं हत्या हो गई। किस तरीके से आज पूरे उत्तर महोबा में एक व्यापारी
जिसको कि उसी की गाड़ी में बैठाल करके एक IPS अधिकारी, DIG रैंक का अधिकारी उसने गोली मार दी और उसका 1.5 साल से वो फरार है, उसको कोई ढूंढने वाला नहीं है। किस तरह से अभी TET जो बच्चे लोग पढ़ रहे थे, इम्तिहान देने की तैयारी करी, साल भर किया, शायद अध्यापक बन जाएं, और इसको लेकर के पूरी मेहनत करने के बाद जब वो इम्तिहान देने गए तो क्या नतीजा निकला कि मालूम पड़ा इम्तिहान दे के बाहर निकले और उधर मालूम पड़ा कि पर्चा कैंसिल हो गया। और खाली TET का नहीं, इस तरह से कितने पिछले 5 साल में इन्होंने 8 जगह उन्होंने नौकरियां निकाली, 8 जगह इम्तिहान लेने का काम किया अलग अलग विभागों में, और 8 जगहों पर पेपर लीक हुआ। इसलिए क्योंकि पेपर लीक कराने का काम में साजिश तो सरकार की ही होती है। सरकार जब तक उसमें नहीं हाथ रखती तो साजिश के तहत पेपर लीक नहीं हो सकता। और उसके बाद नाटक करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए कि हम तो NSA लगा देंगे, हम तो ये कर देंगे, वो उनका भविष्य का क्या होगा जो बर्बाद हो गया और वो कहीं के नहीं रह गए। अब उनको पता नहीं साल भर बाद इम्तिहान होगा कि 10 महीने बाद होगा। लाखों हजार रुपए आपने उनसे फॉर्म भरवाने के लिए, 20 लाख अभ्यर्थी थे, उन्होंने आपने जमा करा लिए, अपनी जेब में रख लिए। तो ये इनकी नीयत क्या थी? अपने ही कुछ लोगों को ये पेपर लीक करा करके उनको नौकरियां देना चाहते थे, लेकिन वो खुलासा बाहर हो गया, इसलिए पेपर ही कैंसिल हो गया और ये वो हथकंडा नहीं कर पाए। इसलिए भाइयों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना भविष्य अपने हाथ में आपके समय है, उसको बनाने के लिए आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। यहाँ पर बैठ करके जो आपने बातें सुनी हैं, इतनी बड़ी भारी संख्या में आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो इससे खाली अगर यहीं पे छोड़ के मत जाइएगा। यहाँ से जब जाइएगा तो आप इन बातों को अपने साथियों के बीच में रखिए, लोगों के बीच में रखिए, घर घर जाइए। सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने का समय आप अपने लिए दे दीजिए, अपने घर वालों के लिए दे दीजिए, अपने परिवार के लिए दे दीजिए। ये हमारे दोनों प्रत्याशी, ये मत मानिएगा कि ये लोग चुनाव में लड़ रहे हैं। आप ये मान करके चलिए कि आप लोग चुनाव के मैदान में हैं और आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उस तरह की तैयारी करिए, और जब उस तरह से सोच लेंगे तो आप अपने आप अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे कि कैसे चुनाव जीता जाता है और कैसे जीतना है। इसलिए 24 घंटे रोज दीजिए, 30 दिन का समय है। अगले महीने में 1 या 2 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद तो चुनाव के मैदान में हम लोग होंगे। और अब डरने की और दबने का समय गया। अब डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, किसी से दबिएगा भी नहीं, क्योंकि अब इनके जाने का समय आ गया है। 3 महीने का समय रह गया है। 1 महीने बाद चुनाव होगा। अब कोई आपको धमकाने आए, डराने आए, दबाने आए, तो उसे एक ही बात कहिएगा कि इंतजार कर लो 2 महीने का, और उसके बाद बहन मायावती जी आ रही हैं, तुम्हारा हिसाब हम लोग एक एक का हिसाब लेंगे। कोई नहीं बख्शा जाएगा, पूरा गिन के हिसाब लिया जाएगा। और इसलिए आप लोग अपनी पूरी ताकत लगा करके 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए आप यहाँ से जाने का काम करिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज की बैठक के आयोजक विनय चौधरी जी से कि कृपया वो आए और आप सभी आए हुए मुख्य अतिथियों का धन्यवाद करते हुए आज की बैठक का समापन करें। भाई एडवोकेट विनय चौधरी जी। भैया